नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कर्नाटक पुलिस की एसआईटी ने अलंद विधानसभा सीट पर 2023 के चुनाव से पहले मतदाता सूची में अनियमितताओं की जांच में बड़ी जानकारी हासिल की है। जांच में पता चला कि डेटा सेंटर ऑपरेटरों ने फर्जी मतदाता को सूची से हटाने के हर आवेदन के लिए 80 रुपए लिए। दिसंबर 2022 से फरवरी 2023 के बीच कुल 6018 नाम हटाने के आवेदन किए गए, जिससे 4.8 लाख रुपए का भुगतान हुआ, जबकि जमीनी जांच में पाया गया कि 6018 में से केवल 24 आवेदन नियम के अनुसार वैध थे। जांच में मोहम्मद अशफाक और मोहम्मद अकरम मुख्य संचालक पाए गए, जबकि जुनैद, असलम और नदीम डेटा एंट्री ऑपरेटर थे। एसआईटी ने इनके लैपटॉप और मोबाइल जब्त किए हैं और भुगतान की राशि का स्रोत पता लगाया जा रहा है। 75 मोबाइल नंबरों का उपयोग चुनाव आयोग के पोर्टल पर फर्जी आवेदन करने के लिए किया गया। भाजपा नेता सुभाष गुट्टेदार ने इन आरोपों से इनकार किया और कहा कि कांग्रेस के पीआर पाटिल ने निजी फायदे के लिए आरोप लगाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राजनीतिक इस्लाम भारत के लिए एक बड़ा खतरा है, जो देश की जनसंख्या का संतुलन बदलने की कोशिश कर रहा है। गोरखपुर में आरएसएस के शताब्दी समारोह में उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह और महाराणा प्रताप ने इसी खतरे के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, लेकिन इतिहास में इसे अनदेखा किया गया। योगी ने छंगुर बाबा के धर्मांतरण मामले का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे लोग देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने हलाल सर्टिफिकेशन पर भी निशाना साधते हुए दावा किया कि इसके नाम पर करीब 25,000 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं, जो आतंकवाद और लव जिहाद में इस्तेमाल हो रहे हैं। योगी ने लोगों से अपील की कि खरीदारी से पहले उत्पादों पर हलाल चिन्ह जरूर जांचें। उन्होंने कहा कि आरएसएस समाज को ऐसे खतरों से बचाने के लिए काम कर रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आगामी राजनीति के इरादों पर संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में उनका पूरा ध्यान बिहार पर है और आगामी 4 से 5 साल में वे राज्य की राजनीति में सक्रिय रहेंगे। पासवान ने स्पष्ट किया कि इस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ रहा है और चुनाव के बाद विधायक उन्हें ही मुख्यमंत्री चुनेंगे। उन्होंने बताया कि वे बिहार लौटना चाहते थे और इस चुनाव में सक्रिय होना चाहते थे, लेकिन सीट बंटवारे में देरी के कारण उनका नामांकन संभव नहीं हो पाया। पासवान ने कहा कि बिहारियों के लिए राजनीति में आने का उनका उद्देश्य राज्य और लोगों की भलाई करना है और वे गर्व से कहते हैं कि वे बिहारी हैं। उनका कहना है कि आने वाले वर्षों में वे बिहार पर अधिक ध्यान देंगे और राज्य की सेवा करेंगे। कर्नाटक में कांग्रेस नेतृत्व को लेकर उठ रहे सवालों के बीच मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के बेटे यतींद्र ने मंत्री सतीश जरकीहोली को अपने पिता के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में पेश किया है। उन्होंने 21 अक्टूबर को बेलगावी में कहा कि जरकीहोली एक तर्कसंगत और प्रगतिशील नेता हैं और उन्हें कांग्रेस पार्टी के नेताओं और युवा कार्यकर्ताओं के लिए आदर्श माना जाना चाहिए। यतींद्र ने जोर देकर कहा कि उनके पिता 2028 तक पूरे 5 साल के कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इस बीच उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने स्पष्ट किया कि उन्हें शीर्ष पद पर पदोन्नति की जल्दी नहीं है। कांग्रेस सांसद एलआर शिवराम गौड़ा ने कहा कि अंतिम निर्णय पार्टी आलाकमान का होगा और शिव कुमार अंततः मुख्यमंत्री बनेंगे। बता दें कि सतीश जरकीहोली वर्तमान में कर्नाटक में लोक निर्माण विभाग के मंत्री हैं और सिद्धरमैया खेमे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार 5 मार्च 2026 को होने वाले आम चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भक्तपुर में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि सरकार संविधान के अनुसार युवा नेतृत्व वाले जयंती समूह की जायज मांगों को पूरा करने की कोशिश करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसा माहौल बनाएगी जिसमें नेपाली नागरिक बिना किसी डर के वोट डाल सके, जिससे लोकतंत्र मजबूत होगा, समृद्धि बढ़ेगी और नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। 73 वर्षीय कार्की पिछले महीने नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद पदभार संभाला था, जो युवाओं द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शनों के बाद हुआ। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में सहयोग की अपील की है। चुनाव की तारीख नेपाल के शीर्ष निर्वाचन आयोग ने पहले ही 5 मार्च 2026 घोषित कर दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने बिहार में इंडिया ब्लॉक में सब कुछ ठीक होने का दावा किया है।
उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों पर दोस्ताना मुकाबले को गठबंधन की कलह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। आरजेडी प्रमुख लालू यादव से मुलाकात के बाद गहलोत ने कहा कि सभी दल एनडीए के खिलाफ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और राहुल गांधी व तेजस्वी यादव जल्द ही संयुक्त प्रचार शुरू करेंगे। इस बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की गंभीरता की कमी दिख रही है और 14 नवंबर को एनडीए फिर से बिहार में सरकार बनाएगा। बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जीविका दीदियों और संविदा कर्मियों को स्थायी करने के ऐलान के बाद बीजेपी ने उन पर तंज कसा है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अगर पर्याप्त शिक्षा ना हो तो नेता कैसी बातें करता है, यह तेजस्वी यादव के बयान से साफ दिखता है। उन्होंने आरोप लगाया कि लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान पर सबसे अधिक खतरा था। त्रिवेदी ने कहा कि तेजस्वी यादव पहले भी हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा कर चुके हैं, जो अब तक पूरा नहीं हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि तेजस्वी के 10 लाख नौकरियों वाले वादे का असली मतलब 10 लाख में नौकरी था। इससे पहले तेजस्वी ने घोषणा की थी कि जीविका दीदियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा और 30,000 रुपए मासिक वेतन मिलेगा और सभी संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा। अशोक गहलोत के साथ बैठक से पहले तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जीविका दीदियों और संविदा कर्मियों को स्थायी करने की बड़ी घोषणा की। जब उनसे महागठबंधन में क्लैश को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कोई क्लैश नहीं है। साथ ही उन्होंने 23 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इससे जुड़े सारे सवालों के जवाब देने की बात कही। कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने क्रिकेटर सरफराज खान को टीम से बाहर किए जाने पर विवादित बयान देकर नया बवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि क्या सरफराज खान का चयन उनके उपनाम की वजह से नहीं हुआ। हम जानते हैं कि गौतम गंभीर इस मामले में क्या सोचते हैं। शमा का इशारा भारतीय कोच और पूर्व बीजेपी सांसद गौतम गंभीर की ओर था। उनकी इस टिप्पणी पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और इसे क्रिकेट को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश बताया। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस देश को धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश कर रही है, जबकि यूपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि खेलों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। रिपोर्टों के मुताबिक सरफराज को टीम से बाहर रखने का कारण उनकी चोट और टीम का संतुलन है। चयनकर्ता अजीत अगरकर ने पहले बताया था कि सरफराज फिटनेस हासिल करने के बाद ही टीम में वापसी करेंगे। दिल्ली की वायु गुणवत्ता पर बोलते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस साल दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर पहले के मुकाबले कम रहा। उन्होंने बताया कि अगर दिवाली के अगले दिन का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI पिछली सरकारों के समय से तुलना करे तो इसमें गिरावट दिखती है। रेखा गुप्ता ने कहा कि भले ही इस बार पटाखे फोड़ने की अनुमति थी, फिर भी दिवाली और उसके अगले दिन के बीच AQI में अंतर कम रहा, जो प्रदूषण में कमी का संकेत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार दिल्ली की हवा साफ करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। हालांकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के अनुसार बुधवार सुबह 9 बजे दिल्ली का AQI 335 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़हरान ममदानी ने दिवाली पर हिंदू अमेरिकी समुदाय से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वे उस भारत में पले बढ़े हैं जो बहुलवाद का सम्मान करता था और उनकी आलोचना मोदी और बीजेपी की संकीर्ण सोच के खिलाफ है। ममदानी हाल ही में क्वींस के कई हिंदू मंदिरों में पहुंचे ताकि समुदाय का समर्थन हासिल कर सके। हालांकि 2002 गुजरात दंगों पर उनके पुराने बयानों और मोदी को युद्ध अपराधी कहने के कारण कई हिंदू अमेरिकन नाराज हैं। सर्वे के अनुसार ममदानी अभी भी अपने प्रतिद्वंदी एंड्रयू क्यूमो से 13 अंकों से आगे हैं, लेकिन उनका विरोध बढ़ रहा है। भारत में भी उनके बयानों की कांग्रेस और बीजेपी नेताओं ने निंदा की है। चुनाव से पहले ममदानी की चुनौती हिंदू अमेरिकी वोट बैंक को साधने की है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.